नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम रीतिकाल की काल सीमा निर्धारित करते हुए उसके नामकरण पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी से पूर्व मिस्र बंधुओं ने अपनी रचना मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। ये 3 भाग थे आदि, मध्य और आधुनिक। शुक्ल जी ने मध्यकाल के उत्तर काल को रीतिकाल की संज्ञा दी, जो कि नितांत समीचीन है। इसका कारण यह था कि इस काल में रीति पद्धति पर काव्य लिखने का बोलबाला रहा। उस युग के प्रत्येक कवि ने रीति परंपरा के सांचे में ढलकर लिखा। डॉक्टर भगीरथ के शब्दों में उसने उसे रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी काव्य प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते थे, इस बात पर कि उसके भीतर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है और कौन सा रस भाव है। अतः यह युग रीति पद्धति का युग था। फिर भी रीतिकाल के नामकरण की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। विद्वानों ने इस संबंध में अपने अलग अलग मत व्यक्त किए। इन मतों का विवेचन निम्नोक्त प्रकार से है। अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया, लेकिन उनका अभिप्राय अलंकार के व्यापक अर्थ से था। उनका कथन है कि इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का प्रचार हुआ और आचार्यत्व की वृद्धि हुई। आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। आचार्य शुक्ल ने इस नाम पर आपत्ति तो नहीं की, पर इसे स्वीकार भी नहीं किया। वस्तुतः यह नामकरण एक पक्षीय है। सर्वप्रथम तो आपत्ति यह है कि अलंकार प्रयोग रीति का एक अंश मात्र था। दूसरे, रीतिकाल में केवल अलंकारों की ही प्रधानता नहीं रही। तीसरे, इस काल में अन्य प्रकार का साहित्य रचा गया जिसमें अलंकरण की प्रधानता नहीं रही। और चौथा, स्वयं मिस्र बंधुओं ने इसका विभाजन करके इसे और अस्पष्ट बना दिया है। दूसरा है जो श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो नाम दिया है वो है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। इसको रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। रीतिकाल की एक पर्याप्त प्रचलित और विचारणीय संज्ञा है श्रृंगार काल। आचार्य मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत में इसका नाम प्रतिपादन ही नहीं किया, बल्कि श्रृंगार काल के नाम से पूरी पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने स्पष्ट घोषित किया है कि रीतिकाल में अपनी स्वच्छंद उद्भावना दिखाने वाला कोई कवि नहीं हुआ। वस्तुतः ये लोग रीति के आचार्य न होकर कवि मात्र थे। संस्कृत से रीति की पक्की पकाई सामग्री लेकर वे कवित्व शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। अतः वर्ण विषय इसके पास श्रृंगार ही था। रीतिकाल कहने से इनकी कृतियों के विभाजन का कोई मार्ग नहीं मिलता, पर श्रृंगार काल कहने से स्पष्ट विभाग दिखाई देता है। लेकिन यदि समूचे रीतिकाल के साहित्य को परखा जाए तो मालूम होता है कि श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्र रूप में से नहीं है, सर्वत्र रीति पर आश्रित है। अतः इसे श्रृंगार काल नहीं कहा जा सकता। फिर रीतिकालीन वीर रस प्रधान भूषण, पद्माकर, सूदन, जोधराज आदि कवियों को श्रृंगार कवि नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है वही कला काल। कला काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। उनके मतानुसार काव्य के कला पक्ष का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना कभी नहीं हो सका, लेकिन केवल मात्र कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसको कला काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। रीतिकाल में कवियों में भावों की उपेक्षा थी, ऐसा कहना तो उन कवियों के प्रति अन्याय होगा। मिस्र बंधुओं के शब्दों में इसी से इन कवियों की रचना में वाणी के ऐश्वर्य का बहुत बड़ा कोश मिलता है। वाणी के विस्तार की सीमा वस्तुतः वे जानते थे। भावों के कोश को वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति भी उनमें थी।
नेक्स्ट है जो रीतिकाल का नाम, वो रीतिकाल। रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के मध्य युग का उत्तरार्ध रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीति शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ है काव्य की प्रणाली, पद्धति, काव्य मार्ग, पथ या शैली। अतः रीति काव्य का अर्थ हुआ ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर रचा गया हो। इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विख्यात हुई, क्योंकि इस काल में इसी पद्धति के आधार पर काव्य रचना, यह काल रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह नाम देकर कोई नवीन आविष्कार नहीं किया। मिश्र बंधु विनोद में भी रीति शब्द की व्याख्या इसी अर्थ में की गई, परंतु आचार्य शुक्ल ने इसको निश्चित एवं व्यवस्थित रूप से रीति के साथ जोड़ा। शुक्ल जी का मंतव्य था कि जिसने लक्षण ग्रंथ लिखा हो केवल वह ही रीति कवि नहीं, बल्कि जिसके काव्य के प्रति दृष्टि रीतिबद्ध हो वह भी रीति कवि है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने इस काल को उत्तर मध्य काल या रीतिकाल कहा था। उन्होंने इस युग के रीति ग्रंथों की प्रचुरता देखकर यह नामकरण किया था। निष्कर्ष, तटस्थ भाव से देखें तो रीतिकाल के दो नाम अधिक प्रचलित हैं, रीतिकाल और श्रृंगार काल। इसमें संदेह नहीं कि श्रृंगार इस युग की सर्वमान्य और सर्वव्यापक काव्य प्रवृत्ति है। इसका समर्थन शुक्ल जी ने भी किया है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि श्रृंगार काव्य भी सर्वत्र रीतिबद्ध ही है। दूसरे, इस काल के सभी कवि किसी न किसी रूप में रीति से अवश्य प्रभावित रहे हैं। तीसरे, रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ दोनों ही हैं। चौथे, इस काल के कवियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति का प्रभाव इन तीनों प्रकार के कवियों पर है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर काव्य रचनाएं लिखी। यह बात उल्लेखनीय है कि रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं लिखी और रीति सिद्ध कवियों ने केवल लक्ष्य ग्रंथ लिखे। रीति मुक्त कवि भले ही स्वच्छंद और मुक्त काव्य रचनाएं लिखते रहे, लेकिन उनकी रचनाओं में कवितापूर्ण पद रचना की विशेषता तो पाई जाती है। अतः इस काल को रीतिकाल की संज्ञा देना अधिक उचित और प्रासंगिक भी है। धन्यवाद।